मेरे प्यारो बच्चों, मैंने चित्रकला का जो पेपर बताया था सेम टू सेम आप लोगों का वही पेपर आया था। ठीक है, इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का कल सुबह पेपर आप लोगों का है, जो मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर करा रहा हूँ, एक वायरल पेपर। समझ लीजिए कि ये पेपर आप लोगों के एग्जाम में छपने वाला है। 825 आई भाई। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर मैंने कराया है पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया हूँ, सारे प्रश्न, यहाँ तक के अथवा वाला प्रश्न भी लिख के लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। इस पेपर की मदद से आप 95% लेकर आओ सामाजिक विज्ञान में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पूर्णांक के 70 नंबर तो बिल्कुल 70 में बिल्कुल आज ही आप लोगों का फिक्स है। अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारों जो निर्देश देखिए क्या है, निर्देश में पढ़ के आप लोगों को पूरा डिटेल में इसका बता देता हूं। देखिए पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना जो है अनिवार्य है। इसके बाद एक यह प्रश्न दो खंड, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में पेपर बना हुआ है, जिसमें से आता है खंड अ। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको कहां पे देना होगा, ओएमआर शीट पर दिया जाना है। मतलब खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। इसके बाद अगला निर्देश है कि ओएमआर शीट पर उत्तर की अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मतलब एक बार जो आपने ऑप्शन रख दिया उसको रख दिया, न तो उसे काटना है न तो उसे मिटाना है। इसके बाद आता है खंड ब। खंड ब जो है 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, एक वर्णात्मक पहला तथा दूसरा वर्णात्मक दूसरा। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 29 का क, 29 का ख, ये मानचित्र संबंधी प्रश्न है। देखिए खंड ब 50 अंकों का रहेगा। एक वर्णात्मक पहला का जिसमें इतिहास भूगोल के प्रश्न रहेंगे, एक वर्णात्मक दूसरा आएगा जिसमें नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्न रहेंगे, और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न रहेगा। प्रश्न उत्तर 29 का क 5 नंबर का और 29 का ख 5 नंबर का। इतिहास का और भूगोल का 5-5 नंबर का मानचित्र पूछा जाता है। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्यारों बच्चों। तो यह है आप लोगों का निर्देश, पूरा पढ़ के डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये आप लोगों का पेपर इधर से स्टार्ट है। अब ये और निर्देश बाकी है, देख लीजिए। अभी 2 निर्देश और बाकी, इधर देख लीजिए। ये क्या बोला है कि दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका मजबूती के साथ अवश्य संकलन कीजिए। कहने का मतलब कि मानचित्र वाला जो आप लोगों को करोगे उसको अलग से मानचित्र भरने के लिए आएगा। जब उसको भर लोगे तो उसको भी आप लोगों को उत्तर पुस्तिका के साथ उसको संलग्न करना है, क्योंकि वो 10 नंबर का होगा। चेक करेंगे वहां पे एग्जामिनर, तो उसको भी आप लोगों को संलग्न करना है, नहीं कि उसको छोड़ दोगे। ठीक है। इसके बाद है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए। जो आंखों से कमजोर है उनके लिए जो मानचित्र संबंधी प्रश्न उस अलग से दिए गए हैं। ठीक है। देखिए पेपर यहाँ से स्टार्ट आप लोगों का है, पेपर आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मैं सारे प्रश्नों को डिटेल में कराता हूँ, तुरंत देख लीजिए, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे। देखिए खंड अ यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और दिया गया निर्देश में कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर ओएमआर उत्तर पत्र पर चिन्हित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। अब देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। कौन सा आंदोलन ऐसा है जो महात्मा गांधी ने नहीं चलाया मेरे प्यारे बच्चों। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत आंदोलन। क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी ने महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हुआ था मेरे प्यारे, फ्रांस की क्रांति। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति हुआ था। इसके बाद तीसरा है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया। ठीक है। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे मेरे प्यार जो, वो है ज्योतिबा फूले। ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि वर्ष 1789 के महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। 1 नंबर के लिए प्रश्न ये भी है। तो वर्ष 1989 में जो महामंदी हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था, तो वह था प्रमुख बैंक का धराशायी होना। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि वर्ष 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो कहाँ पे किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो कौन सा समूह जो है अल्पसंख्यक है श्रीलंका में, वो है आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों की श्रीलंका में निम्नलिखित तो कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, वेस्ट इंडीज। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 7वां कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि
क्या कारण है, ठीक है। कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 8वां कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो संघीय राज्य इनमें से कौन नहीं है, वो है आपका दिल्ली। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है, ठीक है। तो किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल जो है वो आवश्यक शर्त है, वो आपके लोकतंत्र के लिए। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ से भी आपके क्लियर हो गए। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो लोकतंत्र से संबंध किसका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएंगे आपके बहुसंख्यक शासन का। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कौन सा खनिज धात्विक है, वो आपके लौह अयस्क। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए तो काली मिट्टी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ से भी क्या हो गए, बिल्कुल कंफर्म। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो तृतीय क्षेत्र आता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है, क्या आधार है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह आपके उद्यमों का स्वामित्व, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो एजेंडा 21 कह सकते हो, एजेंडा 21 का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह आपके कि सतत पोषणीय जिसे संधारणीय विकास से। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था मेरे प्यारे बच्चों, 1986 में। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वह वर्ष 1970 में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 19वां कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो जैव संसाधन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, वह आपका मत्स्य पालन उद्योग। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे 20वां वाला कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है वो सर्वोच्च है, वह है आपके श्रीलंका के। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया और 20 के 20 आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में सही होना चाहिए कल के पेपर में। तो यहाँ से आपके क्लियर हो गए। अब आएगा आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों खंड ब, जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। इधर से खंड ब जो कि 50 नंबर का रहेगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, कह रहा है कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखना है। कोई भी उत्तर दोगे 80 शब्द में होना चाहिए। प्रश्न 21 कर रहे हो तो डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21, ठीक है। देखिए क्या है प्रश्न कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे, लिखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्थाओं पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। इसको आप ब्लैक पेन से लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट बना के आपको लिखना पड़ेगा। देखिए पहला पॉइंट लिखोगे, मैंने कहा था कि सामाजिक विज्ञान का जो आप लोगों का एक कॉपी लिखा जाता है, पॉइंट में जितना लिखोगे उतना बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। पहला पॉइंट लिखोगे, इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी है। इसके बाद दूसरा लिखोगे, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। तीसरा लिखोगे, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में क्या की गई, वृद्धि की गई। चौथा पॉइंट लिखोगे कि सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ गई थी। पांचवा पॉइंट लिखोगे कि 1913 से लेकर 1918 के बीच कीमतें जो है दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ गई थी। फिर लिखोगे अगला पॉइंट, गांवों में सिपाहियों का जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे 1918 से लेकर 1919 और 1920 से लेकर 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों, अभी आप लोगों का कॉपी भर गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका आंसर और इधर लिख सकते हैं, ठीक है। काफी वजह पेज को पलट दीजिए। फिर लिखोगे का भारी अभाव पैदा हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। इसके बाद लिखोगे 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120-130 लाख लोग जो हैं वो मारे गए। अब मेरे प्यार देखिए इतना पॉइंट बना के लिखोगे ना, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण मैंने बता दिया। अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं, 4 नंबर के लिए प्रश्न था, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया है कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया